बीजेपी ने बहुत सोच समझकर 2024 के चुनाव में 370 का टारगेट रखा है। 370 की संख्या पूरे चुनाव में देश को बार बार ये याद दिलाती रहेगी कि बीजेपी वही पार्टी है जिसकी सरकार ने कश्मीर से 370 को हटा दिया। लेकिन 370 के आंकड़े को छूना भी इतना आसान नहीं है और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि खुद मोदी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की खबरें भी अब लगातार सामने आने लगी हैं। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और क्या बीजेपी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या फिर नहीं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 का चुनाव जीतने को लेकर विपक्ष कितने आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसकी कलई तो इसी बात से खुल जाती है कि खुद केजरीवाल ही कह चुके हैं कि वो 2029 तक मोदी को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दरअसल विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह बीजेपी को 272 से पहले यानी कि बहुमत के आंकड़े से कुछ कम सीटों पर रोक सके और इसके लिए गठबंधन बनाने की कवायद अब चुनाव से ठीक पहले नजर आने लगी है। गठबंधन की ये कवायद जो पिछले साल जून के महीने से शुरू हुई थी, इस साल फरवरी के महीने तक आते आते खत्म हो गई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। एक बार फिर गठबंधन की ये कोपलें फूट रही हैं जब इसको बरगद का भी रूप देने की कोशिश की जा रही है। औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए, हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का यही है ना। बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन में। हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है तो कुछ समय लगा पर हो गया। दरअसल खबर बहुत बड़ी है। दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यानी राहुल और अखिलेश के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन इतना मजबूत हो पाएगा कि बीजेपी को हरा दे या फिर भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़े 272 से पहले रोक दे। विपक्ष के नेताओं और राहुल गांधी का सपना तो यही है कि मोदी को 272 के बहुमत से पीछे धकेल दिया जाए। विपक्ष की इस रणनीति पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कहां, कैसे, कितनी सीटों पर किस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है या फिर उसकी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया और तय फैसले के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 63 सीटों में से ज्यादातर पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन हो भी जाए फिर भी उत्तर प्रदेश राहुल और अखिलेश के लिए सबसे कठिन मोर्चा है, क्योंकि यूपी में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधी लड़ाई है जिनकी संसदीय सीट काशी में है, बल्कि विपक्ष की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी से भी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर बीजेपी को पीछे कर पाना कठिन काम है। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर,
बाराबंकी और देवरिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। तब दोनों ही गठबंधन पार्टी ने ये नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। तब यूपी के दो नेता, यूपी के दो लड़के इस संदेश को देते हुए नजर आते थे। तो क्या इसका दोनों ही पार्टी को राजनीतिक लाभ हुआ था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी में ही मौजूद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के कटु आलोचक रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अंतर विरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में भी हो गया है, जहां पर 29 सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को ये तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा यादव वोट होने का दावा किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में क्या यादव वोट अखिलेश को चुनेगा? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। अगर हम दिल्ली और गुजरात के चुनाव की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 52% वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी को 27% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिला। यानी जो मोदी विरोधी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बढ़ गया था और तब बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिल गई। ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मोदी विरोधी वोट नहीं बटेगा और इससे बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में इलाके इतने बड़े होते हैं, वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जीत और हार का फर्क चुनाव में ज्यादा होता है। ऐसे में दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस और आपका गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती तो दे सकता है, जीत और हार के फासले को भी कम कर सकता है, लेकिन बीजेपी को मोदी के किले में हराना थोड़ा मुश्किल होगा। सरकार थी तब भी हम ही जीते, अब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। जनता ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे देके मुकर गए। लोग प्रियंका गांधी का वीडियो दिखा रहे हैं जो वो भाषण दे रही है कि 5-5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लोग इनका घोषणा पत्र दिखा रहे हैं जहां पे कहा गया कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री और बाकी नेता उससे मुकर जाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वोट से पहले कुछ भी बोलते हैं और वोट के बाद मुकर जाते हैं। इस बात की खुशी है कि फाइनली कई दिन की चर्चाओं के बाद सीट शेयरिंग फाइनल होकर आज उसकी घोषणा हो गई है। काफ़ी लोग कयास लगा रहे थे कि और उम्मीद कर रहे थे खासकर भारतीय जनता पार्टी के ये अलायंस नहीं होगी, लेकिन इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इस अलायंस को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां तक की कैंपेनिंग की बात है, अभी सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। जल्द ही सब सीटों पे सब राज्यों में कैंपेन कमेटीज बनाई जाएंगी, कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई जाएंगी। गुजरात में बीजेपी अगर अपना पुराना वोट भी हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो भले ही वोटों का अंतर कम हो जाए, लेकिन बीजेपी को हरा पाना फिर भी आसान नहीं है। गुजरात में कुल मिलाकर 26 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन 2024 में गठबंधन के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। इसी तरह दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संभव है 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में
कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। अगर बात करें दिल्ली में हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की, तो यहां भी लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। यहां भी बीजेपी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में चुनौतियां नजर आएंगी, क्योंकि मोदी विरोधी वोट को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। गठबंधन बनाने के लिए सबसे अहम सूत्र यह है कि सबसे मजबूत ताकत के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ने में ही समझदारी है। विपक्ष इस वक्त देश में बीजेपी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानता है और ऐसे में उसे हराने के लिए उसे एक बेहतर विपक्ष गठबंधन बनाने के लिए तैयार करना भी जरूरी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का निशाना यूपी की रैलियों में परिवारवाद पर है। मुरादाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी राहुल और प्रियंका ने यहां पर अखिलेश की पार्टी के लिए प्रचार किया है और शायद इसीलिए परिवारवाद के सवाल को प्रधानमंत्री लगातार अहम मुद्दा बना रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगा। अहम बात यह है कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है, जहां कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। यहां भी फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं, और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के, तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे? खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर कार्यकर्ता पहले है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? चंडीगढ़ सीट पर समझौते के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई है, लिहाजा दोनों दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन राज्यों के अलावा भी अभी बिहार की 40 सीटों पर राहुल और तेजस्वी के बीच सीट शेयरिंग मार्च को होनी है। महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर भी 27 फरवरी को होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में फाइनल शेयरिंग फार्मूला आ सकता है। संदेश खाली का कोराम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शाहजहां शेख लगभग 2 महीने से फरार है और इधर बीजेपी और टीएमसी संदेश खाली के मुद्दे पर आर पार की जंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख है कहां पर? और अभी तक ममता सरकार ने उस पर सख्त एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया है?
2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा बवाल बन सकता है। संदेश खाली का दबंग टीएमसी का नेता और सीएम ममता बनर्जी का करीबी शाहजहां शेख इस वक्त बंगाल का वो गदर बन चुका है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी टूट पड़ी हैं। संदेश खाली में महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे के आरोपों के बाद से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लाठियों के साथ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने संदेश खाली के बॉर्डर पर ममता सरकार की बखियां उधेड़ना शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश एनसीएससी कर चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे शख्स की करतूतों की वजह से जो टीएमसी का फरार नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर शाहजहां शेख टीएमसी के लिए जरूरी नेता अभी तक क्यों बना हुआ है। क्यों संदेश खाली में टीएमसी की पूरी सियासत शाहजहां शेख के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। शाहजहां शेख की उम्र करीब 42 साल है। शेख शाहजहां अपने इलाके में रॉबिन हुड की इमेज रखता है। उसकी दबंगई का आलम ऐसा है कि स्थानीय लोग उसे शाहजहां भाई या संदेश खाली का भाई के नाम से बुलाते हैं। शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है और मौजूदा वक्त में जिला परिषद सदस्य है। उसके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संदेश खाली में उसके नाम से बाजार और खेल के मैदान भी है। शाहजहां शेख पहले एक छोटा मछुआरा था, मगर आज वो संदेश खाली का बेताज बादशाह बन चुका है। उसे बाइक का काफी शौक है। शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप हैं। 5 जनवरी को ईडी के छापे के बाद से शाहजहां शेख पिछले 50 दिनों से फरार है। पुलिस का कर्तव्य है कि जो उत्पीड़ित है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के, वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है। केस तो ईडी का है। तो क्या बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के सभापति? कानूनन अरेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एफआईआर भी स्टे किया गया है। तो सोचिए, कल हमारे जो माननीय साधारण संपादक है, हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय सांसद अभिषेक बैनर्जी, आप देख चुके हैं कि उन्होंने भी बोला है मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाने वाले शेख शाहजहां ने पहले तो सीपीएम का दामन थामा, उसके बाद जब सत्ताधारी टीएमसी हुई तो टीएमसी के साथ हो गया। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये मामूली मछुआरा आखिर संदेश खाली का बेताज बादशाह बन गया, मछली व्यापार का माफिया बन गया, जिसके बाद संदेश खाली में उसका टेरर, उसका खौफ इतना कि उसका नाम लेने में लोग कतराते थे और वहीं पर वो शेख शाहजहां से बन गया शाहजहां भाई। और किस्सा ऐसा आलम ये कि सीबीआई ने कोर्ट में ये तक कह दिया कि शेख शाहजहां बिन लादेन की तरह है। संदेश खाली केस को समझने के लिए पहले कुछ दिन पीछे जाना होगा। करीब 50 दिन पहले ईडी ने बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 जनवरी 2024 को शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। तब से ही शाहजहां शेख फरार है। ईडी की टीम पर हमले के बाद ही शाहजहां शेख के कांड की खबर सामने आई, जब महिलाओं ने सामने आकर कहा कि कैसे उसने और उसके समर्थकों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और गरीबों की जमीनें हड़पी। 7 फरवरी से ही संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन जारी है और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसके समर्थकों पर एक्शन की मांग हो रही है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत होगा, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली टीएमसी जो के लीडर्स है वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है, और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में अत्याचार हुआ। तो टीएमसी कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो मूल समस्या से लोगों का दृष्टि घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। जो लोग आंदोलन किया था वो लोग हमारा साथ है,
ये उसका आंदोलन तो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, उसका आंदोलन है लोकल कुछ लीडरशिप का। तो वो जो लोकल लीडरशिप था वो तो जेल के अंदर है। इस वक्त पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सियासी कोहराम का गढ़ बन चुका है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली ब्लॉक में बवाल जारी है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ संदेश खाली की महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ आरोपियों और टीएमसी नेताओं के घर और संपत्तियों पर हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली अब तक नहीं जाने दिया है। ऐसे हालात में अब संदेश खाली की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी हैं। 17 से ज्यादा दिनों से संदेश खाली का गदर अब और तेज होता जा रहा है। पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। संदेश खाली के बेड़मजूर में फिर से गुस्सा और हिंसा भड़क चुकी है। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे जमकर पीटा। आरोप है कि संदेश खाली के लोगों ने उस पर साजिश के तहत हमला किया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जब मौके पर पहुंची तो महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रो पड़ी। पुलिस का ये काम है पुलिस का क्या काम है? वही लगता सुरक्षित तो चाहे तो क्या करे? नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव संदेश खाली में रहने वाला एक मछुआरा कैसे बन गया संदेश खाली का शाहजहां भाई। संदेश खाली के सबसे बड़े खलनायक शेख शाहजहां की हर एक कहानी देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। महिलाओं के प्रदर्शन को 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है, मगर अब तक शाहजहां शेख की कोई जानकारी नहीं है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। दरअसल शाहजहां शेख संदेश खाली के भाई के रूप में भी मशहूर है। ईडी उसके खिलाफ 4 समन जारी कर चुकी है, मगर वो अब भी पुलिस और एजेंसी की गिरफ्त से काफी दूर है। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप है कि महिलाओं की सुंदरता को देखकर उनका उत्पीड़न करता था। उसने अपने गुर्गों के दम पर अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। शाहजहां शेख के गुनाह में उसके 2 साथियों ने जमकर साथ दिया है। आरोप है शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने उसके इशारे पर संदेश खाली को अपनी बपौती बना लिया था। शाहजहां शेख के साथ साथ इन दोनों पर भी महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। अब तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहकर विवाद छेड़ दिया कि संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन गया है और बाहर से वहां लोगों को ला करके मुंह ढककर बात कराई जा रही है, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा तो टीएमसी थोड़ा सा बैकफुट पर आई। पहले तो ये घोषणा हुई कि जिसकी जमीन या जिसके पैसे बकाया हैं वो सब उन्हें वापस मिलेंगे। टीएमसी ने वहां पर शिकायतें सुनने के लिए कैंप भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी विरोध का दौर चलता रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को बारासात में महिलाओं को लेकर एक बड़ी सभा करेंगे, जिसमें संदेश खाली की महिलाएं भी शामिल होंगी और अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी प्रधानमंत्री से खुद कहेंगी। संदेश खाली कांड को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संदेश खाली कांड पर बवाल इतना अधिक बढ़ गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की न केवल मांग हो रही है बल्कि सिफारिश भी हो रही है। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा।
अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है, मैं आती हूँ यहाँ पर, मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। संदेश खाली का डॉन कहे जाने वाला शाहजहां शेख मछली पालन और ईंट भट्टों का कारोबार चलाता है। हालांकि इन कारोबार के साथ साथ वो 2004 में यूनियन का नेता बन गया और राजनीतिक जान पहचान बढ़ाने के साथ ही सीपीएम में शामिल हो गया। 2011 में शाहजहां टीएमसी में शामिल हुआ और मौजूदा समय में संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य भी है। उसकी पकड़ स्थानीय लोगों में भी इतनी जबरदस्त है कि जब ईडी की टीम उसके आवास पर छापेमारी करने पहुंची तो उसके समर्थकों ने ईडी अफसरों पर हमला कर दिया और आरोप है कि ज्योतिप्रिय के खाद्य मंत्री रहते हुए शाहजहां ने उनके साथ मिलकर राशन घोटाले में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि ईडी उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। इधर ममता सरकार ने संदेश खाली को नाक का सवाल बना लिया है। बंगाल में बीजेपी ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। हालात ये है कि 6 मार्च को पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आएंगी, ऐसी खबर है। कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे बारासात पे, अभी तय है। इसके साथ साथ क्या उसमें संदेश खाली की महिलाएं होंगी? हाँ, संदेश खाली की महिला होगी क्योंकि वो नॉर्थ 24 परगना है ना, वो उसी में आता है वो। और उसके साथ साथ 1 तारीख और 2 तारीख ये 2 दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ है। अभी तय नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। फाइनलाइज होने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाए। संदेश खाली में जो ये एलिगेशंस है लैंड ग्रैबिंग और थोड़ा सा वो नॉन पेमेंट का, वो कुछ एलिगेशंस आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो वुमेन के ऊपर टॉर्चर का जो रात में उठा के लाकर वो सब गलत है। वो मैलाइन करने के लिए वो सीपीएम और बीजेपी भाजपा वो कर रहे हैं। अभी मालूम पड़ रहा है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था वो पॉकेट में। अगर अपोजिशन वालों भी कोई साजिश कर रहा है वो तो मालूम होना चाहिए था। तो हम लोग वो देख रहे हैं। ईडी पर हमले को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। उधर महिलाओं का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको भी 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब भी वही बना है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर है कहाँ छुपा है, और अगर उसे संरक्षण दिया जा रहा है तो कौन उसे संरक्षण दे रहा है। सवाल ये भी कि भारत में ही है या बांग्लादेश भाग गया है संदेश खाली का ये खलनायक। साथ ही साथ सवाल राजनीतिक ये भी कि बीजेपी ने संदेश खाली को राष्ट्रीय मुद्दा तो बना दिया है, अब कहीं 24 के चुनाव में टीएमसी को इसकी वजह से मुंह की न खानी पड़े।